Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 11 January of 2021 and some Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, डेट बतानी है किस डे को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, नेशनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? नेशनल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे नहीं, नेशनल हेल्थ डे कब बनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपके PDF नोट्स मिल जाते हैं जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाती है, उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये PDF आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन आता है उससे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस बटन से क्या कहते हैं, सर्च ऑप्शन जो आता है, ये इसको क्लिक करके जैसे सर्च आता है इसको, इससे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सर्च करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे उनके बारे में पता चल जाएगा। उनसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होगी तो भी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। डाउन साइड एक लाल बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर क्या कहते हैं आप बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो अपडेट्स तुरंत सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। चलिए, आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, Q3 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग जंप्स 102%। कि जो Q3 में, थर्ड क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है उनका, तो वो जंप किया है 102%, 102% का सर्ज आया है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स में। और जिसके कारण इंडिया रजिस्टर किया है हेल्दी 10.3% इंक्रीज हुआ है फ्रेश प्रोजेक्ट्स स्पेंडिंग में, जो Q3 में हुआ है। कि जो फ्रेश प्रोजेक्ट स्पेंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी इसके पीछे क्वार्टर्स में, Q2 में, Q1 में, सेकेंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन ये थर्ड क्वार्टर में इसकी जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट हुए प्रोजेक्ट्स में, जिसके कारण इंडिया ने एक हेल्दी इंक्रीज देखा गया है फ्रेश प्रोजेक्ट स्पेंडिंग्स में। 10.3% का इंक्रीज आया है। तो इसमें यही बात की गई है कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें काफ़ी योगदान है। इसमें बात की गई है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने भी अकाउंट किया 30% ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। अक्टूबर और दिसंबर 2020 के बीच में लगभग 30% न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं वहाँ पे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। देश में दिया गया डाटा किस स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र ही में हुआ है 54,714 का। और टोटल ऑफ 2085 प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए गए थे Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 में, 2020 टू 2021 में। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट जो हुआ मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज़ और माइनिंग सेक्टर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ थर्ड क्वार्टर में एज़ कम्पेयर टू सेकेंड क्वार्टर। जो इन्वेस्टमेंट हुआ इरिगेशन में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा फेल इन Q3 एज़ कम्पेयर टू Q2। कि इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट हुआ। कोई नया इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा नहीं शुरू हुए, कुछ ही शुरू हुए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट था इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में या इरिगेशन सेक्टर में, वो काफ़ी डाउन हुआ है। तो इस पूरे न्यूज़ में यही बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंक्रीज देखी गई, लेकिन जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कम है, और प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों ने ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखा गया है। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, रिलैक्स डिटेंशन नॉर्म्स टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट सेज गवर्नमेंट। कि न्यू दिल्ली में स्कूल्स को कहा गया है कि वो रिलैक्स करें डिटेंशन नॉर्म्स को, जिससे जो कोविड-19 कारण जो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा स्टडी डिस्टर्ब हुई है, डिस्ट्रप्शन काफ़ी देखा गया है, जिसके कारण उनकी जो टीचिंग है, लर्निंग प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आया है हर चीज़ में। जिसके कारण यूनियन मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है, क्या कहते हैं, संडे को, कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्टेट्स कंडक्ट कराएं कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर सर्वे हो, देखा जाए कि बच्चे क्यों, क्या कहते हैं, स्कूल छोड़ दिए, जो दूसरे शहर से आए थे लोग पढ़ने, वो लोग वापस चले गए तो वापस क्यों नहीं आए। इस तरह का पूरा सर्वे हो, कितने % लोग गए, क्यों गए, उनका रीज़न क्या था,
और जो इंक्रीज ड्रॉप आउट्स देखे गए, ड्रॉप आउट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, इनरोलमेंट काफ़ी कम हुआ है, लॉस ऑफ लर्निंग एंड डिटोरेशन देखा गया है, तो जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो देखा गया है कि इसमें ये भी कहा गया है कि स्कूल्स को अपना कहते हैं जो शटडाउन में देखा गया कि मिड मार्च से ही हो गया था, अभी तक सब पूरे स्कूल नहीं खोले गए। तो इसमें कहा गया कि जितने भी डिटेंशन नॉर्म्स हैं किसी भी स्कूल के, उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, जिससे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो उतना ना हो पाए, जिनको प्रिवेंट किया जा सके ड्रॉप आउट्स को। और जो लोग स्कूल छोड़ दे रहे हैं बिल्कुल, या किसी और शहर से थे तो वो दूसरे दूसरे शहर जाके वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे, तो कई रीज़न है जिसके कारण ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा देखे गए। तो जिसके कारण कहा गया है कि डिटेंशन नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए, जिससे ये क्या कहते हैं, ये डोर टू डोर सर्वे से पता चलेगा कि रीज़न क्या है इस इतने ज़्यादा ड्रॉप आउट्स का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट बेंच टू स्टडी आधार वर्डिक्ट टुडे। इसमें बात की गई है आधार वर्डिक्ट पे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है कि एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें कहा गया था कि, जिसमें एक मेजॉरिटी व्यू था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसने डिक्लेयर किया आधार को एक अनपैरेलल्ड आइडेंटिटी प्रूफ जो भी दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, कि आधार को ऐसा कहा गया कि वो अनपैरेलल्ड आइडेंटिटी प्रूफ है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉपी उसकी नहीं, डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। पैन जैसा, जैसे राशन कार्ड या पासपोर्ट बनाया जा सकता है, वैसे आधार कार्ड नहीं बनाया जाता। तो ये एक पिटीशन फाइल हुई थी कई लोगों के द्वारा, 7 पिटीशंस फाइल हुई थी, उनमें से एक पिटीशन राज्यसभा एमपी जो है जयराम रमेश, उनके द्वारा फाइल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आधार प्रोग्राम जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, किसी की इंडिविजुअल प्राइवेसी को क्या कहते हैं हार्म कर सकता है कभी भी। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना है, तो आज वर्डिक्ट है इसका, तो देखना है क्या वर्डिक्ट आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, शॉर्टर परेड रूट मोर टैब्लूज दिस रिपब्लिक डे। इसमें बात की गई है जो हर साल 8 किलोमीटर की परेड होती थी, अब वो 3 किलोमीटर की सिर्फ परेड होगी। और इसमें बात की गई, ये जो परेड है वो एंड होगी नेशनल स्टेडियम, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रेड फोर्ट जो होती थी, अब नेशनल स्टेडियम पे एंड होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए भी कई नॉर्म्स, कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा सके। थोड़ी दूरी बना के जो परेड होती है वो थोड़ा डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया गया है लोगों के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है मार्चिंग कॉन्टिजेंट में, वो रिड्यूस किए 144 टू 96। पहले 144 लोग परेड होती थी, अब 96 लोगों की परेड होगी। तो इसमें पूरे में वही बात की गई कि नए रूट्स के बारे में और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में मीटिंग हुई है कल दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। और कहा गया है कि जो रिपब्लिक डे परेड है वो एक टर्मिनेट करेगा इंडिया गेट सी हेक्सिजन में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ द रेड फोर्ट के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है गेयरिंग अप। इसमें बात की गई है कि इंडिया स्टार्ट्स ऑन वैक्सीनेशन, द गवर्नमेंट मस्ट बोल्स्टर पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोसेस। कि इसमें बात की गई कि 16 जनवरी से, जैसे सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 16 जनवरी से हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, मकर संक्रांति और पोंगल फेस्टिवल्स के बाद। और सबसे पहले डॉक्टर, नर्सेज और जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया है, जिनकी वैक्सीनेशन पहले किए जाएंगे। तो इसमें बात की गई है कि गवर्नमेंट को एक तरह से बिल्ड करना चाहिए ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट कहते बनाना चाहिए इस प्रोसेस से पहले, कि जितने भी पहले जितने भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बाद जो अबव 50 उनको होगा वैक्सीनेशन। तो पहले उससे पहले एक पब्लिक ट्रस्ट हो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पास, तभी इस तरह की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है अच्छी तरह से चालू होगा। तो इसमें बात की गई कि पहले इन लोगों का होगा, ये जो 2 वैक्सीन अप्रूव की गई हैं वो कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है और पुणे, और दूसरी है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, हैदराबाद बेस्ड जो है कंपनी। तो ये पूरी तरह से अनक्लियर है कि किस तरह के डोसेस को किसको कौन सा डोज लगेगा, किसका कोविशील्ड का कि कोवैक्सीन का, तो अभी पूरी तरह से क्लियर कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट 5-1 ऐसा माना जा रहा है कि अभी कई महीने लग जाएंगे पूरे जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ही क्या कहते हैं वैक्सीनेशन करने में। लगभग 30 मिलियन प्रायोरिटाइज जो वन ऑफ देयर डोसेस को मिल सकेगा। तो ऐसा माना जा रहा है 50 प्लस एज ग्रुप और जो उसके बिलो उसके हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको भी अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंडीशन सही पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी इतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन को कर पाएँ। जितना प्रायोरिटी लिस्ट में भी है, पहली प्रायोरिटी लिस्ट में उनको भी अभी पूरी तरह से नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीने लग जाएंगे, अभी उतने डोसेज वैक्सीन के नहीं मिल पाए। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई। इसमें ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट्स में ये भी माना गया है, भोपाल भोपाल में एक ट्रायल हुआ, उसमें क्या कहते हैं भोपाल में
जिसमें माना गया जो इम्प्रेशन थे वॉलंटियर्स के, उनका माना जा रहा था कि एक तरह से प्रोटेक्टिव शॉट लग रहे हैं या सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। तो इस तरह की कई कंप्लेंट्स देखे गए कि मेडिकल फॉलोअप हो, कई डेवलप सिम्टम्स देखे गए जैसे फीवर, बॉडी पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कई तरह की चेंजेस देखे गए। इसमें माना गया है कि वैरायटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग आते हैं, और वैक्सीन के बाद भी अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए प्रोटेक्टिव हो सकता है, किसी के लिए नहीं। तो जिनको भी दिक्कत हो, अगर वैक्सीन आपकी लग रही है तो आप तुरंत जाके जहाँ पे भी कोई भी हॉस्पिटल्स में जाके इसके बारे में इंक्वायर करें, बताएं कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। 28,500 वॉलंटियर्स को वहाँ पे लगा था। ऐसा माना जा रहा है कि वो डाटा जो अभी इन दोनों वैक्सीन्स का था, वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। जो 1600 वॉलंटियर्स पे ह्यूमन ट्रायल हुआ था इंडिया में, उसका डाटा नहीं आया था। जो बाहर के ट्रायल्स हुए थे उसके हिसाब से इन्हें इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया इन दोनों वैक्सीन्स को। तो देखना है कि क्या होता है। जो और भी वैक्सीन्स अभी लाइन में हैं, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो देखना है किस तरह से रिजल्ट आता है। तो इसमें एट लास्ट कहा गया है, पेंडेमिक ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी इंडिया को कि अपने शो केस करे अपने पावर को, कि कैसे वो इतना एक पब्लिक ट्रस्ट बनाए कि वैक्सीनेशन ट्रायल्स में जो था, अब जो वैक्सीनेशन करने वाले हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो इस ज़रूरी है कि एक पब्लिक ट्रस्ट बना के लोगों का ट्रस्ट जीते, और जितने भी एडवर्स रिएक्शन हो वैक्सीनेशन प्रोसेस से भी, उनको भी मॉनिटर किया जाए, जिससे पूरी वर्ल्ड देख सके कि इंडिया सफिशिएंट, क्या कहते हैं, पूरी तरह से तैयार है किसी भी पैंडमिक या कुछ भी आने से। इंडिया तैयार है। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है फेल्ड बाय फायर। इसमें बात की गई जो भंडारा लाइक हॉस्पिटल इन्फर्नो, इसमें बात की गई जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, जो वहाँ पे फायर लगी, लगभग 10 बच्चे मारे गए। जो दिखाता है कि एक तरह से सेफ्टी नॉर्म जो होते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पास आउट किए जाते हैं, कि वहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स नहीं रखे जाते। फायर सेफ्टी के लिए नॉ जो रहते हैं मटेरियल, वो सब नहीं रहता, तो उसके कारण इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वही उसके ऊपर ही क्वेश्चन इसमें किया गया है कि सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ में इस तरह की नॉर्म्स देखने की क्या कहते हैं ज़रूरत किसको है। कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होते होंगे कि इन तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ पे नहीं फॉलो होते, तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये देखता क्यों नहीं कि सेफ्टी नॉर्म्स हो रहे हैं फॉलो कि नहीं। इस तरह की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखा गया है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसे नहीं देखा जाता है। कुछ सिटीज़ में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट जैसी हालत है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं हॉस्पिटल्स, तो कई दिक्कतों के कारण लोगों को एडमिट तो कराना ही पड़ता है, कुछ भी दिक्कत होगी। तो इसमें बात की गई है कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए कि हर हॉस्पिटल्स में जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो अप किया जाए, देखा जाए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है, उसी जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 10 बच्चे मारे गए, अब उनकी फैमिलीज़ को कैसे लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ, काफ़ी छोटे-छोटे बच्चे थे, जिसके कारण काफ़ी गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए थे। अब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने भी चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी इन फ्यूचर ना हो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल आता है सेंट्रल विस्टा, एग्जीक्यूटिव्स कैप्राइज एंड रूल ऑफ लॉ। इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन रिक्वायर्स द स्टेट डिसीजन टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड एडियर टू प्रोसीजर। इसमें बात की गई, जैसे अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी चल रहा था कि राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के बीच में केस, और 2-1 मेजोरिटी से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जीत लिया केस। सेंट्रल विस्टा पे जो केस था, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, उसमें 2 लॉयर्स ने बिल्कुल अप्रूवल दे दिया था, लेकिन एक लॉयर ने अप्रूवल नहीं दिया था। लेकिन फिर एट लास्ट तीनों का अप्रूवल मान लिया गया, अप्रूव्ड है। तो उसके बाद उन्हें सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल दे दिया गया। इसमें बात की गई जो दिल्ली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये सबसे पहले जो ओरिजिनली कंसीव किया गया है वो एडविन ल्यूटियंस के द्वारा कंसीव किया गया। आप ये बताएं कि एडविन ल्यूटियंस है कौन, या आप कमेंट से बताएं कि एडविन ल्यूटियंस काफ़ी फेमस है, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एडविन ल्यूटियंस कौन है, ये आपको बताना है। तो जो स्ट्रेच करता है जो प्रोजेक्ट है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक, जो क्या कहते हैं नया पार्लियामेंट हाउस बनने की बात की गई है, और कई इसमें सेक्रेटरीट बनेंगे, कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। तो हम लोग वो लोग देख लेते हैं क्या प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का। जैसे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ये फोटो देख लेंगे, व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आई थी, जिसमें बताया गया था ये जो इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन के बीच में क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट बनना है। और
पूरा ये राजपथ जो है राजपाथ, इस पे राजपथ पूरे उसमें क्या कहते हैं, इस साइड से डेवलपमेंट होगा, इस साइड से डेवलपमेंट होगा। जो इसमें बात की गई है, जो पहले जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये गोल वाली पुरानी है और ये नई वाली ट्रायंगल शेप वाली न्यू है। और कॉमन से एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, न्यू रेजिडेंट बनेगा प्राइम मिनिस्टर और क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, पीएमओ बिल्डिंग नई बनेगी और कई डेवलपमेंट देखे जाएंगे, कई चैम्बर्स बनेंगे। तो काफ़ी बड़ा इस बार का पार्लियामेंट हाउस भी बनना है। तो 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच बनेगा जो रीडेवलपमेंट पूरे उसमें होगा। रक्षा भवन भी बनेगा यहाँ पे, इंडिया गेट के पास रक्षा भवन भी बनेगा। तो कई तरह के नए प्रोजेक्ट, ये लगभग इसके एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 कही जा रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, न्यू ऑफिसर टू प्रो पॉक्सो एक्ट इन केरला। इसमें पॉक्सो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूज़ को पढ़ने से इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है पॉक्सो। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है पॉक्सो। पॉक्सो, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडेड बिल 2019। इसमें पास आउट किया गया बोथ पाउथ ऑफ द पार्लियामेंट से, और कहा गया जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है बच्चों पे उसको रोकने के लिए। इसमें जो स्ट्रिंगेस्ट पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी को जोड़ा गया है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है बच्चों का उसमें डेथ पेनल्टी भी जोड़ दिया गया एक पनिशमेंट में। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस या पॉसेसिंग या स्टोरिंग पोर्नोग्राफी इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, पूरी तरह से पनिशेबल है। और इसमें ये भी कहा गया जो अमेंडमेंट हुआ वो एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की, वो जो ट्रेंड है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का वो पूरी तरह से ख़त्म करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ वनरेबल चिल्ड्रंस का जो टाइम ऑफ डिस्ट्रेस में। अमेंडमेंट जो है वो क्लैरिटी लाता है कि एक्सपेक्ट फॉर चाइल्ड अब्यूज़ और पनिशमेंट, कि चाइल्ड अब्यूज़ किस तरह से हुआ और पनिशमेंट उसको क्या कहते हैं क्या होना चाहिए, पूरी तरह से वो डिफाइन करता है। और ये पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है, क्या कहते हैं ये सेक्सुअल असॉल्ट बोथ माइनर बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों को कंसीडर करता है ये नया अमेंडमेंट। इसमें डेथ पेनल्टी को जोड़ा गया है सेक्सुअल असॉल्ट में, बच्चों के ऊपर होता है तो। इट रिफर्स टू जजमेंट जो हुआ सुप्रीम कोर्ट इन मच्छी सिंह 1983 और देवेंद्र पाल सिंह 2002 केस, जिसमें डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। जो पहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती थी, अब डेथ पेनल्टी को जोड़ दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, चाइनीज़ बिल्डअप एट एलएसी क्लियरली विजुअल सेज लद्दाख काउंसिलर। इसमें बात की गई कि लोकल्स ने देखा है कि चाइनीज टेंट्स, बंकर्स और व्हीकल्स नियर बॉर्डर विलेजेस। इसमें माना गया है कि कुछ वो जो कोंचोक स्टेंजिल हैं जो काउंसलर हैं चुशुल से, जो ईस्टर्न लद्दाख में है। तो जो इसमें कहा गया कि चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा कि देखा गया है जो बॉर्डर विलेजेस काफ़ी क्लोज ही बना है। चाइनीज़ अभी भी बिल्डअप कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन वहाँ पे होल्ड अप कर रखे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और लोग उससे पीछे नहीं जा रहे ना, उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने बिल्डअप कर लिया है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता नहीं इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, जिसे हमने कल क्वेश्चन भी पूछा था, कहते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसमें अभी भी पूरी तरह से कंडीशन डाउन है, अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं लेकिन कोई रिजोल्यूशन इस इशू में नहीं आ पाया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अरुणाचल हार्बर्स अ वेंडियम सोर्स। इसमें बात की गई है कि अरुणाचल प्रदेश को कंसीडर किया जाता है एक स्लीपिंग हाइड्रो पावर जाइंट, क्योंकि इंडिया प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेंडेनियम जो हाई वैल्यू मेटल है, जो स्टैंडिंग स्टील एंड टाइटेनियम के लिए यूज़ होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक्सप्लोरेशन बीइंग कैरिड आउट बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो एक्सप्लोरेशन हुआ उसमें देखा गया है जो ईस्टर्न हिमालय स्टेट है, जहाँ पे वेंडेनियम मैप ऑफ द कंट्री एंड जियोलॉजिस्ट ने कन्फाइन किया कि डिपॉजिट वहाँ पे सबसे ज़्यादा फाउंड हुए वेंडेनियम के अरुणाचल प्रदेश में। तो जो बात की गई जो स्लैग कलेक्ट किया गया प्रोसेसिंग ऑफ वेंडेनिफायर मैग्नीटाइट ओर्स जो होते हैं, आयरन ओर्स, उनके द्वारा वेंडेनियम कलेक्ट किया जाता है और सबसे लार्ज अमाउंट में अरुणाचल प्रदेश में फाउंड होता है, जो मैक्सिमली यूज होता है स्ट्रेंथन करने के लिए स्टील और टाइटेनियम को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, यूएस रिमूव्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद ताइवान। इसमें बात की गई है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पोम्पियो, उन्होंने अनाउंस किया सैटरडे को कि स्टेट डिपार्टमेंट इज अवॉइडिंग इज वॉइडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शन जो यूएस के द्वारा डिप्लोमेट्स के द्वारा लगाए गए थे ताइवान के ऊपर, उनको हटाया जा रहा है। अनदर मूव दैट इज एक्सपेक्टेड टू अपसेट चाइना एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विंस टू एन एंड। कि जैसे ही ये खत्म हो रहा है चाइना ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखा जा सकता है कि वो चाइना को पूरी तरह से अपसेट कर ही देंगी, पूरी तरह से उनके साथ रिलेशन बेकार कर ही देंगे, ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।